अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की धुआंधार खबरों के साथ, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि इमरान नियाज़ी की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है और उसकी क्या तफसीलात हैं और उनके ब्लड के नमूनों में, उनके यूरिन के नमूनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, उनके ब्लड से ज़्यादा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी बॉडी में आई हैं, वो सब कुछ तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी इमरान रियाज खान के वालिद जब जेल में पेश हुए थे, चीफ जस्टिस ने उनकी इंसल्ट की और किस बात पे उनकी इंसल्ट की ये भी आपको बताऊंगी। आज ही मैं आपको बताऊंगी कि चीफ जस्टिस ने जो है वो एक नई अब मैं हिमाकत तो नहीं कहूंगी क्योंकि जस्टिस साहब है तो थोड़ा सा डर के बात करनी चाहिए, लेकिन आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो हैं वो हमारे जो लगे हैं उनकी आज मैंने आपको तस्वीर दिखानी है, तो 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। और पीटीए के जो चेयरमैन बने हैं उनकी भी तस्वीर आपको दिखानी है। 14 नहीं 15 तबक आपके जो है वो खुल जाएंगे, आपको रोशन हो जाएंगे। आपको बड़ी सारी चीजें जो है ना अंदर की मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ मैंने आज आपको नवाज शरीफ की कुछ पुरानी चीजें सुनानी और दिखानी है। तो चलिए जनाब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो वजीर सेहत हैं अब्दुल कादिर पटेल, इन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने इमरान खान की, इमरान नियाजी कह लें, खान कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, जितने भी डॉक्टर हजरात हैं वो भी इसको रीड करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या उन्होंने जो बताया बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन्होंने जो दावा किया है इस मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली, उन्होंने कहा है कि खान साहब पिछले दिनों जब गिरफ्तार हुए थे और वो जेर हिरासत थे, तो उस वक्त आपको पता है कि जब भी किसी बंदे को हिरासत में लिया जाता है तो सबसे पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है, ताकि कल को वो ये ना कहे कि मुझ पे जुल्मो सितम हुआ, मेरी हड्डियां फ्रैक्चर कर दी। जैसे कि खान साहब कहते थे कि उनको 4-4 गोलियां लगी थी और जिसका प्लस्तर जो है वो पिछले 1 साल से अपनी टांग पर लेकर घूम रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि 5 डॉक्टर्स का पैनल बैठा और उन 5 डॉक्टर्स के पैनल ने खान साहब की मुकम्मल जो जांच पड़ताल है वो की, और वो करने के बाद वो उन्होंने 3 चीजें जो है वो प्रेडिक्ट की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खान साहब जो ये कहते हैं कि उनको गोलियां लगी, उनकी टांग पे कहीं पर भी कोई फ्रैक्चर नहीं था। इसका मतलब यह है कि उस दिन जब गोलियां चली तो वो गोलियां चली जरूर है, लेकिन वो खान साहब की टांग में नहीं लगी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि पहले अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैं इस बात का जिक्र करती रही हूँ, क्योंकि जब आप कंटेनर के अंदर खड़े होते हैं तो कंटेनर के आगे जो है ना वो कुछ जगह होती हैं, मतलब कोई चीजें होती हैं जो उसको ब्लॉक करती हैं। तो जब गोलियां सीधी चल रही हैं तो वो या तो खुदा ना खास्ता आपके कंधे पे लगेंगी, फेस, गर्दन, या इधर उधर कहीं लगेंगी, सीने पे लगेंगी, लेकिन वो नीचे कैसे जा सकती हैं जबकि आगे पूरा कंटेनर जो है उसके आगे बंद किया होता है उसको। ये मेरी बात समझ से बाहर थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टर्स का पैनल है जिसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली खान साहब को किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई गोली उनकी टांग में नहीं लगी, पहली बात। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हमने खान साहब के जो यूरिन के नमूने लिए उसमें जो चीजें सामने आई उसमें ये बात पता चली कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली उनके ब्लड के अंदर, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर इतना ब्लड नहीं है जितना कि नशा है, जितना कि पाउडर है। उसमें उन्होंने 2 नशों का जिक्र किया, एक उन्होंने शराब का जिक्र किया और एक उन्होंने कोकेन का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मिकदार में खान साहब जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स की मिकदार आई है उनके ब्लड में वो बहुत ही हाई है, यानी इतनी ज्यादा कि वो जिंदा कैसे हैं। तीसरे नंबर पर जो उन्होंने दावा किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 5 डॉक्टर्स का पूरा बेंच था, उन्होंने खान साहब से कुछ सवालात किए ताकि वो उनकी जहनी सेहत का अंदाजा लगा सकें। तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया और रिपोर्ट में भी ये लिखा कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं। तो मैं चाहती हूं कि वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। दूसरी एक बात कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब प्लस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का
पैनल लिख रहा है कि the mental stability is questionable. There was some inappropriate gesture. यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है इन सारी चीजों से हटके। ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। जी तो जनाब, आप लोगों ने सुन लिया। इससे पहले आपको पता होगा कि फयाजुल हसन चौहान ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ने के बाद जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि खान साहब जब हम सब तमाम वज़रा को बुलाते थे तो वहाँ पे सारे बैठ के खान साहब को कह रहे होते थे कि आप तो मसीहा हैं, आप तो मुर्शिद हैं, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई आप पे हाथ नहीं डाल सकता। तो फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मैंने जब खान साहब को कहा कि खान साहब आप पकड़े जा सकते हैं और अगर आप जेल चले जाएंगे तो इससे आपकी सियासी कद में आपका इजाफा होगा, जिस पे खान साहब ने उनको डांट दिया और कहा कि आज के बाद तुमने ज़मान पार्क नहीं आना। उनको इतना गुस्सा आया कि इसने मुझे गिरफ्तारी की बात क्यों किया। इसीलिए खान साहब जो है उसने कहा कि रेड लाइन का उन्होंने बयानिया बनवाया और सबको कहा कि हमारी रेड लाइन को अगर क्रॉस किया तो हम तुम्हारी रेड लाइन फाड़ देंगे। और आपने देखा कि रेड लाइन जो है ना पूरी तरह से लीरो लीर हो गई है। अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अब जिस तरह के खान साहब नौसरबाज निकले हैं, जारी बात है जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो भी उतनी नौसरबाज निकलेंगे। जैसे कि आपको पता है वो पेस्ट्रियां पकड़ी हुई हैं, वो भी अब उनके जो वकला हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमारा खान से कोई लेना देना नहीं। मैं बात कर रही हूँ वो फलक जावेद और वो पता नहीं कौन कौन सी 2-3 खवातीन थी उनकी। और आपको याद होगा कि खदीजा शाह जो गिरफ्तार हुई हैं उन्होंने भी कहा कि जी मेरा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बस वैसे ही कोर कमांडर हाउस गई थी, मुझे तो अस्थमा का प्रॉब्लम है, और इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। और अब जनाब बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान जो हैं आपको पता है कि हमारे जो डीआईजी हैं उन्होंने भी ये बात की है कि उनको छोड़ दिया गया था। जब आफ्ताब इकबाल को छोड़ सकते हैं और या मकबूल जान को छोड़ सकते हैं और लोग को छोड़ सकते हैं तो इमरान रियाज खान को क्यों नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इनका एक खास तरीका वारदात है। आपको याद होगा जिस दिन इमरान खान पकड़े गए उसी दिन ये आदिल राजा से लेकर बाजा तक और जितने भी ये सब लोग हैं, जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स व्लॉगर्स हैं, इन सब ने आके ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। इन सब ने आके सोशल मीडिया पर ये बकवासियात करना शुरू कर दी कि खान की गर्दन के ऊपर मारा रेंजर्स ने, खान की हड्डी टूट गई, खान का अब खून निकल रहा है, खान की टांग पे तशद्दुद किया गया। तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने आ गई कि ना तो कोई तशद्दुद किया गया, ना खान के कोई गोलियों के खोल निकले, ना खान को कोई फ्रैक्चर था, बल्कि उल्टा खान के ब्लड के अंदर इतना नशा है। तो ये इस तरह की चीजें करते हैं। इसी तरह से आपने देखा इमरान रियाज खान जो हैं वो जब छूटे तो वो भाग गए, अब वो फरार हो गए। अब जब वो फरार हो गए तो आपको पता है 2 और पॉलिटिशियंस भी फरार हुए हैं इस वक्त, जिसमें एक सरफहरिस्त है उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार ने अपना फोन बंद किया बटनों वाला और उसको अपने ही वो इलाके में छोड़ के वो मफरूर हो चुके हैं इस वक्त तक। अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं 5 दिन हो गए हैं, बुज़दार साहब का कोई अता पता नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो है परवेज खटक साहब। परवेज खटक जो गाड़ी के ऊपर बैठ के सनरूफ से बाहर निकलकर हवा का जो है ना सामना करते हुए गुजरते थे ना, वो परवेज खटक भी पहाड़ों में जाकर कहीं छुप गए हैं, किसी के पास उन्होंने जाके पनाह ली हुई है। तो ये इमरान रियाज खान भी जिस दिन छूटे हैं उस दिन डीआईजी ने कहा कि हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि एक शख्स इसका बाहर इंतजार कर रहा था, ये उनके साथ वहां से फरार हो गया। लेकिन इनके वालिदैन, इनकी मिसेज जो हैं वो अभी तक यही प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि ये गायब हैं और इनको एजेंसियों ने गायब किया है। उसके बाद इमरान रियाज खान के वालिद जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस से राब्ता किया, अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बेटे के साथ बड़ी ही ज्यादती हो रही है। और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस साहब के साथ मुकालमा करते हुए कि मेरे बेटे ने व्लॉग बनाया था, मेरा बेटा हक की आवाज बुलंद करता है और क्योंकि मेरा बेटा हक की आवाज बुलंद करता है तो उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं कभी कभी उनको दौरा पड़ता है, वो सही बात भी करने लग जाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब आपका जो बेटा है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर वो प्रोपेगेंडा करता है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करने के लिए जो है इस तरह की खबरें लगाता है ताकि उसको पैसे मिले। तो उन्होंने फिर उसके जो वालिद हैं उन्होंने सर झुका दिया और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि ये पैसों की गेम है। तो आप देखें ये व्लॉगर्स क्या करते हैं, ये सनसनी फैलाते हैं। भाई मैं कहती हूँ आप सनसनी फैलाइए लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम सही खबर तो बताइए, झूठ तो आप मत बोलिए। तो इस तरह से इमरान रियाज खान के वालिद की जो है ना अच्छी खासी वहां पे उन्होंने
इंसल्ट की। हालांकि मुझे दुख इस बात पे है कि देखो, एक वो पंजाबी में कहते हैं बुढ़े वारे, यानी बुढ़ापे में आप अपने वालिद को जलील करवा रहे हैं, तो आप पहले ही बैलेंस्ड अपना तज्जिया करें। क्यों खान के पीछे मरने पे आप लोग तुले हुए हैं? खान साहब का तो वैसे भी ऑडियो आया, वीडियो आया, जिसमें वो मीटिंग करते हुए सबको कह रहे थे मर जाओ। मैं चाहती हूँ कि जरा वो वीडियो देखें ना आप, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि मर जाओ। इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, खान साहब दूसरों के बेटों को, माओ के बेटों को तो कह रहे हैं कि अपने सपूतों को, अपने लालों को मार दो मेरे पीछे। खान साहब सबसे पहले ये काम करें कि अपने 2 बेटे बुलाएं, वो जो यहूदी रियासत में यहूदियों के पास पल रहे हैं ना, उनको लेकर आएं, उनको लाएं, उनको बीच चौराहे में फांसी पे लटकाएं और कहें कि ये देखो, ये मेरे 2 बच्चे मरे हैं, अब आप लोग भी मर जाओ। तो फिर वो खान साहब के पीछे जो है ना, बाकी सारे भी मर जाएं। अब खान साहब अपने बच्चों को तो कुछ कह नहीं रहे, उनकी कैंपेन में उनके बेटे तो आए नहीं है, उनकी जो एक्स वाइफ है वो तो आई नहीं है, जिसके लिए वो कैंपेन्स करते थे अपने बहनोई के लिए, वो तो आया नहीं है। तो खान साहब दूसरों के बच्चों को क्यों मरवा रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो भी चीफ जस्टिस साहब से ही रिलेटेड खबर है, और वो है जी ऑडियो लीक्स उनके सर पे बन के तलवार लटक रही है। और अब वो क्या कर रहे हैं जी, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ उन्होंने दरखास्तों पे लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। और आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सासू माँ की जो आवाज़ है उसका भी फॉरेंसिक होगा, और ये कमेटी जो है वो बताएगी कि सासू माँ के साथ क्या क्या बातें हुई। क्योंकि बताया जाता है कि चीफ जस्टिस साहब की जो मिसेज हैं उनकी भी इमरान खान के साथ मुबैना तौर पे लीक्ड वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि उनकी बेटी जो है सहर बंदियाल, उसकी भी हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है साकिब निसार के जो बेटे की रिश्वत लेते हुए की जो 1.5 करोड़ रुपए में टिकट्स बेच रहा था, उसकी भी ऑडियोज हैं। तो उस चक्कर में अब इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसकी दरखास्तों के खिलाफ जो है लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया है। लेकिन देखना यह है कि अब रियासत जीतती है या इनकी जिद जीतती है। इन्होंने वैसे भी सितंबर में खल्ली बल्ली हो जाना है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट मैं आपको एक बड़ा मजेदार बताना चाहती हूँ कि अब वो असरात आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। असरात कौन से? कि एक आर्मी चीफ नहीं आए हमारे मुल्क में, सैयद हाफिज जो हैं वो आए हैं। तो जनाब आली सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो अगियार हैं उनको फक्की देने के लिए, उनको एक खामोश मैसेज देने के लिए एक काम किया है। वो काम क्या किया है, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूँ। वो तस्वीरें आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं मेजर जनरल वाजिद अजीज, इनकी तस्वीर देखिए, नाम ही काफी है। अच्छा, अब दूसरी आपको दिखाती हूँ। चेयरमैन पीटीए जो लगे हैं जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, इनकी भी तस्वीर दिखाएं। कुछ समझ में आया आपको? कुछ चीज़ों के लिए आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, आप समझ जाते हैं। यानी कि दीन को आगे करते हुए दाढ़ियों वाले अफराद को, महज मैं इस बात को नहीं कहती कि आप कोई भी दाढ़ी रख ले तो उसका किरदार उससे मैच ना करता हो, लेकिन आपको समझ आ रही है कि किस तरह के लोगों को अब अपॉइंट किया जा रहा है और किस तरह का मैसेज जो है वो आगे दिया जा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, तो आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा ये देखकर। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। और खान साहब जिस तरह से गिरफ्तारी से भागते हैं, खान साहब जिस तरह से डर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये टक्कर के लोग, ये सारा कुछ जो खान साहब माजी में कहते थे मैं इनके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको खान साहब का वो वीडियो भी सुनवाऊं जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उसके बाद मैं नवाज शरीफ साहब का भी एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो तहम्मुल मिजाजी से ये बात कर रहे हैं कि ये मुझे काला पानी ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना सब्र तहम्मुल जो है वो नहीं छोड़ूंगा। तो आप ज़रा ये देखिए। और मैं साथ ही आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में जब जहर दिया गया था तो उस वक्त मरियम नवाज अपने बेटे के गले लगकर किस तरह से रो रही थी। उन्होंने वाकई ये साबित किया है कि एक बेटी जो होती है ना वो 10 बेटों के ऊपर भारी होती है, क्योंकि बेटी का जो ताल्लुक अपने बाप और माँ से होता है ना, इमोशनल ताल्लुक, वो बेटों का भी नहीं होता। तो ये तीनों वीडियो सर आप देखें। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये मुझे काला पानी अगर ले जाना चाहते तो मान लीजिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इनसे घबरा के करके और नवाज शरीफ जो है इनके सामने सर झुका देगा, ये कभी नहीं होगा।
جی تو جناب آپ نے یہ سارے پوائنٹس دیکھے. آج مجھے لڈن میاں بہت یاد آ رہے ہیں. وہ مولانا صاحب کہتے تھے نا, پھنسا دیا نا تو نے مجھے. ذرا دیکھیے تو صحیح. ہنسا دیا نا تو نے مجھے, تو نے بہتا دیا نا, تیرے کہنے میں آ گیا. اس وقت بڑی مصیبت کی گھڑی ہے, اپنے معاملات خود دیکھو, دوسرے کو الزام نہ دو. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.